I have told you J.J. Thomson atomic model, ठीक है, I discussed with it atomic model. तो ये हो चुका, बोर एटॉमिक मॉडल हो चुका था, बोर्स एटॉमिक मॉडल हो चुका। और बोर एटॉमिक मॉडल में भाई अब बातें नहीं प्लीज, दो तीन हमने पॉइंट्स पढ़े थे। पहले पॉइंट में केवल हमने इतना पढ़ा कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, है ना। तो इसमें आपने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमना पसंद करेगा जिनके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमना पसंद करेगा। ये बोर का फर्स्ट मॉडल था। दूसरे मॉडल में इन्होंने ये बताया कि भाई ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए कभी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हुए एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट क्या बताया इन्होंने? थर्ड पोस्टुलेट ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कब रेडिएट करता है, जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूद के आता है। अगर हायर ऑर्बिट में एनर्जी E2 थी, लोअर ऑर्बिट में E1 है, E2 माइनस E1 इज टू क्या था, एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा। और मैंने डेल ई बोल दिया था इसको एच सी बाय लेमडा। और मैंने क्या किया था, लेमडा इज टू एच सी बाय डेल ई। हमने ये देखा कि एच इज इन जूल्स। एच की यूनिट क्या है तुम बताओ भाई? जूल सेकेंड। सी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। डेली की यूनिट क्या है, जूल। जूल से जूल कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर रह गया। यानी लेमडा की जो यूनिट आएगी वो मीटर आएगी निकल करके। पर ये हमारे कोई काम का ज्यादा नहीं है। कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने इसको ब्रेक किया कि भाई इसको ना मीटर की जगह इसको इलेक्ट्रॉन, इसको एनर्जी को जूल की जगह इसमें कन्वर्ट कर ले हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें कन्वर्ट कर लें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमने आपको बस इतना सा एक तरीका बताया था कि जो यहां डेली आ रहा है, इस डेली को जो ये जूल में दिया हुआ है, अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने देखा था कि 1.6 10⁻19 जूल्स होते हैं। तो 1 जूल में क्या हो जाएगा, 1/1.6 10⁻19 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं लेमडा की बात करूं, एच सी अपॉन डेल ई, अगर मेरा डेल ई, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? इसको एच की वैल्यू कांस्टेंट है, सी की वैल्यू कांस्टेंट है, और मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लूंगा जूल की जगह। तो ये इसको 12375 अपॉन डेल ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल की जगह, और ये एंगस्ट्रॉम में निकल करके आ जाएगी वैल्यू। बस आपको ये दो बातें याद रखनी है। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे भी याद रखें, नेहा, शिखर, प्रांची, भूमि, राइट। Recording, call is on recording and managers are used to see my videos. You know what is going on, not live, they used to see recordings. So if you'll talk it will disturb, right? बस आपको ये चीज याद रखनी है। 12375 डेली आपको क्वेश्चन दे देगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन 10वें ऑर्बिट से कूद के 5वें ऑर्बिट में आया और उसने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को रिलीज किया। 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को रिलीज किया। बताओ कितने एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट निकली? आपने कहा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को रिलीज किया। मुझे फॉर्मूला आया था 12375/12। इसको भूल जाओ, इसको 12,000 समझो। अब 12 से 12 कट गया, अरे सर वो तो 1000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एमिट करेगा। दैट्स इट। समझ में आ गया सभी को? बेटा उसको खा जाओ, उस वर्ड को डिलीट कर दीजिए। मैंने आपको बताया ना 12375 अपॉन डेली, और डेली किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर डेली जूल में देता है, जूल में देता है, तो आपको पूरा फ्लो से चलना पड़ेगा। एच की वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू पुट करोगे, डेली की वैल्यू जो जूल में देगा वो पुट करोगे, तब जाकर के वेवलेंथ एमिटेड आ जाएगी। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें जनरली पूछा जाता है कि अगर हमें एमिटेड वेव की वेवलेंथ निकालनी है। चलिए ठीक है, इतनी कहानी तो मैं कल बता चुका था और ये रिवीजन का पार्ट था। मैं कोशिश करूंगा, चौथा पीरियड किसका है? पंकज आंसर का। मैं कोशिश करूंगा ये पीरियड में लाइव ले लूं, मतलब कंटिन्यू रखूंगा इस पीरियड को। I do not want to go मतलब in my 10th class because you can understand if I have made this setup, I want to complete this topic right now. So कल फिर हमने इसके बाद पढ़ा कि हाँ, अब ये देख रहे थे इसमें ना दो क्वेश्चन और आते हैं, रेडियस और वेलोसिटी। रेडियस और वेलोसिटी। बेटे आपको ना इसमें बोर एटॉमिक मॉडल का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, रेडियस बताओ किसी nth ऑर्बिट की, वेलोसिटी बताओ किसी nth ऑर्बिट में, या एनर्जी बताओ किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन के समय पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई या गेन हुई। ठीक है ना, ये तीन बातें आपको डिराइव करनी है। हम इन तीनों को डिराइव करते हैं बड़ी इजीली। तो कल हमने रेडियस को तो डिराइव कर लिया था, मैं इस सबको डिलीट कर देता हूं। फिर से रेडियस का एक बार
लेट अस सी। हमने कल ये पढ़ा कि अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन किसी जेडी न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता है जिसके पास ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो इनके बीच में दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। पहला सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, दूसरा कूलम्बियन फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r होता है, कूलम्बियन फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। और q1 q2 अपॉन r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, q1 यानी पहला चार्ज जेडी, दूसरा चार्ज क्या e अपॉन r स्क्वायर। समझ गए सभी? ठीक है, तो हमने फिर यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपॉन आर। हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया था। अच्छा वो, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और पहली इक्वेशन मान लेते हैं mvr इक्वल्स टू एनएच अपॉन 2 पाई। बोलो जेडी, जेडी ठीक है, जेड यानी एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी हमारे पास एटम है उसका एटॉमिक नंबर है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो अब मैं इसको हटा लेता हूं। कुछ भी कहीं दिक्कत आ रही है यू जस्ट टेल मी, राइट? सो बेटा फिर हम दोनों ने, हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ मर्ज कर दी थी वाली इक्वेशन। जैसे इस वाली इक्वेशन को क्या करें, एम बी आर दिया हुआ है एन एच अपॉन 2 पाई और एम बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर। इन दोनों को मर्ज करें, क्या करें, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। टेल मी, इसका स्क्वायर कर लेते हैं बेटा। इसका स्क्वायर क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर। मैं फिर से लाइव वाले बच्चे या तुम लोगों को ये बता रहा हूं कि आप कभी रेडियस का फॉर्मूला याद मत करना। आपको केवल एक बात याद रखनी है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ऑलवेज रिमेंबर दिस टर्म। अगर पेपर में रेडियस डिराइव करने के लिए बोलता है तो आप केवल दो बातों को दिमाग में रखना, बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट और सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम्बियन फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम्बियन फोर्स के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को मर्ज किया और आप इस कंक्लूजन पे आ गए। मतलब इन दोनों को मर्ज करना है कैसे भी करके, v की वैल्यू पुट कर दो जो भी तुमको मन। अरे आर स्क्वायर कहां पे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया है ना, 4 पाई से 4 पाई कट गया, पाई ऊपर चला जाएगा। और ये अब मैं क्या करता हूँ, इस आर को इधर ले जाता हूँ, इस टर्म को इधर ले जाता हूँ, तो आर इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई जेड एम ई स्क्वायर। ठीक है, ये तो मुझे याद ही है, एन स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन पाई जेड एम स्क्वायर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई जेड एम स्क्वायर। आपको ये याद नहीं करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, केवल डेरिवेशन का पार्ट याद रखिए कि कूलम्बियन फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के बराबर रखना है और बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट लेना है, दोनों इक्वेशनों को मर्ज कर देना है और मर्ज करने के बाद आर को टर्म को निकालना है। बेटे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन डिराइव करने के लिए आता है, बोर्स की पोस्टुलेट लिखिए और रेडियस डिराइव करिए, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में रेडियस क्या होगी। इतनी बात सभी को समझ आ रही है? लाइव वाले बच्चे कमेंट करके बताओ, सॉरी बोल करके। सर हाँ बोलो नेहा, ओके फाइन गुड। तो अच्छा देखो, अब हम यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं बेटे। देखो मास इलेक्ट्रॉन का, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, जेड यानी हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, पाई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट नहीं है, एच स्क्वायर कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट। तो मैंने कहा दिया कि भाई ये सारी जो वैल्यू है ना, इस सारी वैल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 0.53 पॉइंट एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। याद रखो हमेशा। अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ आर इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर विच इज इन एंगस्ट्रॉम। अब एन की वैल्यू अगर मैं 1, यानी कि मैं पहले वाले ऑर्बिट की बात करूं, मैं पहले वाले ऑर्बिट की बात करूं तो फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, यानी पहले वाले ऑर्बिट की रेडियस होगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। दूसरे वाले रेडियस की ऑर्बिट, मतलब दूसरे ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, 4 टाइम्स ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना?
2.12 एंगस्ट्रॉम। तीसरे वाले ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? 9 टाइम्स ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि 10वें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 10वें ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी रेडियस बताइए। एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर इंटू 0.53। एन स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या है? 2, 2 का स्क्वायर यानी दूसरे वाले एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। चौथे वाले ऑर्बिट कितना दूर होगा? 4 स्क्वायर इंटू 0.53। बेटे 0.53 पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको पेपर में केवल दो बातें याद रखनी है रेडियस से रिलेटेड। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और 0.53 का मल्टीपल है एन स्क्वायर में। सभी को समझ में आ गई ये बात? ठीक है, वी विल बी एबल टू डू 1 मार्क क्वेश्चन वेरी इजीली बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ओके भूमि, यू टेल मी, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके फाइन। सो नाउ कभी कभी क्वेश्चन आया है, मान लीजिए कि किसी एटम की तीसरे ऑर्बिट की रेडियस दी गई है, किसी एटम की तीसरे ऑर्बिट की रेडियस 1.2 माइक्रोमीटर दी है, पांचवें ऑर्बिट की रेडियस निकालो। अबे निकालो ना एपी। एक्सप्रेशन ही बता दो कोई, लाइव वाले बच्चे या ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बताइए। तुम बताओ। थर्ड वाले ऑर्बिट की रेडियस दी गई है, पांचवी ऑर्बिट की रेडियस बताओ, देखते हैं। हाँ भाई शिखर वार्षण है, तुम बताओ जल्दी। अरे एक्सप्रेशन ही बताओ यार, एक्सप्रेशन ही नहीं बता पा रहे। ओके प्रांची, नाउ यू टेल मी एक्सप्रेशन क्या होगा? So for hydrogen atom बताना है। ये कोई जरूरी नहीं है हाइड्रोजन एटम है कुछ भी, उसने पेपर में केवल ये दे रखा है कि R3 की वैल्यू 1.2 मीटर है। हाँ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोलेगा। तो फिफ्थ वाले ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? अगर उसने मेंशन नहीं किया है कि ये किस एटम की बात कर रहा है, मान लीजिए हाइड्रोजन की बात कही है, ठीक है ना, तो देखो सिंपल है, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई जेड एम स्क्वायर। ये था इक्वेशन, ठीक है। तो बेटे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, केवल तभी होगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर जब जेड की वैल्यू क्या होगी? 1। जैसे प्रांची ने भी क्वेश्चन पूछा, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन पूछा इसने कि सर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। मैं जानना चाह रहा था इस क्वेश्चन के बारे में कि ये पूछे। तो अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तब आप सोच लेना कि जेड की वैल्यू को 1 लेके चलना है। और अगर इसने बोल दिया ना हाइड्रोजन के बाद हीलियम लाइक एटम, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तब ये फॉर्मूला आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन 2 चलेगा। हीलियम लाइक हाइड्रोजन, हीलियम लिथियम के लिए बोल दिया। बोहर एटॉमिक मॉडल 3 एटम्स के लिए वैलिड है, 3 के बाद चौथा नहीं आएगा। 3 कौन कौन से हैं? फिर से बता रहा हूं, हाइड्रोजन सिंगली आयोनाइज्ड हाइड्रोजन हीलियम एटम एंड डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम, केवल इन तीनों के लिए वैलिड है। तो बेटे आपको ये बात याद रखनी है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड लेना है। हाइड्रोजन लेना है तो जेड हटा दो, तो मैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ले लूं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। बेटे प्रांची इस बात को भी ध्यान दीजिए कि अगर पेपर ने नहीं कहा है कि ये कौन सा एटम है तो आप जेड की वैल्यू को क्या मानोगे बाय डिफॉल्ट? 1। ठीक है ना? नाउ प्रांची इज इट क्लियर? अब बताओ जल्दी से क्या होगी R5 की वैल्यू, जल्दी। बेटे आप वैल्यू मत निकालो, एक्सप्रेशन बता दो, निकालो। अरे कुछ भी नहीं, ऊपर से उड़ रहा है क्या? सामने आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, यस भूमि, यू टेल मी।
कहाँ खो गए बेटा? R3 upon R5 equal to 3 square upon 5 square. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा सिंपल है, R3 अपॉन R5 इज इक्वल्स टू N3 स्क्वायर अपॉन, दैट्स इट, 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। बेटा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, R1 अपॉन R2 N1 अपॉन N2 होल स्क्वायर। पहला ऑर्बिट के लिए N की वैल्यू 1 2, दैट्स इट। मतलब समझ रहे हो ना? तो आपको तीसरे वाले ऑर्बिट के लिए तीसरे वाले ऑर्बिट की रेडियस दी गई है, पांचवें वाले की पूछी है, तो तीसरे वाले की रेडियस अपॉन पांचवें वाले की रेडियस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन, उसने बोल दिया कि 10वें ऑर्बिट की रेडियस 5 एंगस्ट्रॉम दी है, दूसरे ऑर्बिट की रेडियस निकालो। तो सर R10 अपॉन R2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 का, कोई डाउट किसी को? नो। तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर है ना, ये 3, बेटे R3 की वैल्यू पुट कर दो 1.2, अब माइक्रोमीटर है तो माइक्रोमीटर में आंसर आना है, 1.2 अपॉन R5 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको 3 3 9 अपॉन 5 25, ठीक है ना, 3 3 9, 3 4 12, और 25 का 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 100 हो जाएगा 10, 10 अपॉन 3, 3.33 माइक्रोमीटर आंसर। हाँ 3.33 से करेक्ट आंसर। बेटे किसी को कोई डाउट? ठीक है गुड। हाँ प्लीज टेल मी एनी डाउट? इसको ना बातें बहुत करते हो, तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है तुम्हारा। ओके फाइन, नाउ वी शुड कम ऑन टू दी, ये बोर रेडियस हो गई, बोर रेडियस में कोई डाउट नहीं है। अब हम बोर रेडियस के बाद वेलोसिटी पर आते हैं। हाँ एच, एच क्या है? एच फॉर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। नाउ बेटे बोर्स वेलोसिटी में बस आपको फिर से एक बात याद रखनी है कि सर वो हमको एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो अभी शायद वेट है ना तो चलेगा नहीं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या था? 1/4 जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ना, और एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब फिर से इन दोनों इक्वेशनों को मर्ज कर दो और v की वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। बेटे कैसे आएगी वेलोसिटी की वैल्यू? देखो v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, और r की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। हाँ r की वैल्यू पुट करके जरा वेलोसिटी की वैल्यू निकालना, निकालो वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। सर डस्टर देना। थैंक यू। हाँ भाई कितनी आई वेलोसिटी की वैल्यू? क्या आया? 2h³ नहीं, h³ नहीं आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं जरा। Z square upon 2h n जेड स्क्वायर अपॉन, 2h जेड स्क्वायर अपॉन 2h, upon epsilon naught n. ठीक है गुड। जो भी है बेटे आपको याद नहीं करना वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू, पेपर में बैठकर बस इसकी घर से आके प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे आपको याद क्या करना है, बस यहाँ याद ये करना है कि सर r इज इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। नाउ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और z का ऊपर आ जाता है इसमें,
उसमें जेड नीचे चला जाता है। और बेटे बाय डिफॉल्ट अगर पेपर में नहीं दिया कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, तो आप बाय डिफॉल्ट जेड की वैल्यू को 1 मानेंगे। बोल दिया है तो 1 2 3 एज्यूम कर लोगे। कोई डाउट किसी को? नो। तो सिंपल है। चलो ठीक है। हमने यहाँ ये देखा कि जितनी ऑर्बिट दूर होगी उतनी उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो इसको हम ना, हाँ, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर घूमेगा वो जितना दूर होगा वो उतना स्लो रोटेट करेगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम इसको सोलर प्लैनेट के मॉडल से जरा समझते हैं। लॉग आउट। हाँ समझिए भाई। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। अगेन यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा था और उसकी वेलोसिटी मान लिया कि 5 किलोमीटर पर सेकंड थी, मान लिया, है ना। तो छठवें वाले ऑर्बिट की वेलोसिटी बताओ। छठवें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? बेटे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया है तो जेड की वैल्यू क्या लोगे? 1। छठवें वाला ऑर्बिट की वेलोसिटी क्या होगी? 1 सेकंड का आंसर है, जल्दी बताओ, जल्दी निकालो। इसकी तो वैल्यू निकाल के दिखाना। लाइव वाले बच्चे निकाल के दिखाएं। 25/6। वेरी गुड। 25/6। थोड़ी गलती कर गए क्या? गलती कर गए बेटा प्रांची। हाँ भाई, कितनी आई? ये बार बार आपको बात बता रहा हूं। R is directly proportional to n square, but V is inversely proportional to n। बेटे आपको कुछ, हाँ क्या आया प्रांची? 15/6। 15/6। चलो ठीक है। हाँ तुम बताओ। अरे बेटे देखो ये V3/V6 सर इज इक्वल्स टू 6/3 2। V6 इज इक्वल्स टू V3/2 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को? सर वेलोसिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। बाय डिफॉल्ट z इज 1। V1/V2 is equals to N2/N1। V3/V6 is equals to 6/3। 2 V6 is equals to V3/2 5/2 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी को कोई डाउट? ये नीट में क्वेश्चंस आए हैं, इतने सिंपल क्वेश्चंस, एक आध बार का भी सिंपल सा क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। तो बेटे ये हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर आपसे पेपर में कहता है कि लिथियम एटम के लिए पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी दी है, तीसरे ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालो, तो बेटे बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको लिथियम के लिए क्या समझना है कि सर वेलोसिटी के केस में तो जेड ऊपर होता है, एन नीचे होता है, और रेडियस के केस में जेड नीचे होता है और एन स्क्वायर ऊपर होता है। तो निकल जाएंगे ना, और जेड की वैल्यू 3 लोगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो। ओके फाइन। सो आज भूमि रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये याद रहे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। एक तरीका बता रहा हूं कि आप इसको जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, लिसन। बेटे सन के चारों तरफ जो प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो अगर मैं मतलब सन गॉड की बात करूं, और ये पहला ऑर्बिट है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और यहाँ एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है एक, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
ठीक है, ये नेपच्यून है। क्या कह रहे हो? हाँ तो ऐसे ही तो समझा सकते हैं, अलग अलग नहीं समझा सकते। अच्छा, आप लोगों को जुपिटर नहीं दिख रहा होगा, नेपच्यून नहीं दिख रहा होगा। चलिए, मुझे स्पीड याद नहीं आ रही है, स्पीड क्या थी। तो नेपच्यून की स्पीड क्या थी, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो बेटे मरकरी 88 दिन में, केवल 88 डेज में सूर्य का भ्रमण करता है। और ये कुछ ना 360 या 66 के करीब ईयर्स थे, 365 से ग्रेटर कुछ ईयर थे। हाँ, ईयर्स, इतने ईयर्स में नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है बेटे, लिसन, याद रखें कि जो प्लेनेट अर्थ के सन के सबसे नजदीक है, वो सबसे कम समय में सन की परिक्रमा को पूरी करते हैं। और जो प्लेनेट जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं, जैसे ये शायद 88 दिन, और फिर इसके बाद ये तो 365 दिन में करता है ना। और इसके बाद मार्स का 365 से थोड़ा बढ़ जाता है। इस तरीके से फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और जो हमारा नेपच्यून जो प्लेनेट है, उसको 300 यानी 400 साल लगते हैं पूरे सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में। तो जो प्लेनेट जितना दूर होता है, वो प्लेनेट उतने ज्यादा समय में परिक्रमा लगाता है। यानी कि जैसे जैसे एन बढ़ रहा है, ये मेरा पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, और वो मेरा एनथ मतलब वो 8वां ऑर्बिट है। तो 8वें वाले ऑर्बिट की वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसकी वेलोसिटी कैसी है, ज्यादा है। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर। बेटे डिस्टेंस बोल दिया ना, पहला ऑर्बिट। अब मैं तुम्हें डिस्टेंस का फंडा समझाता हूँ। लिसन लिसन लिसन। एन पहला ऑर्बिट, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, और वो उसके लिए एन की वैल्यू 8। तो एन की वैल्यू 1 है, तो ये सबसे नजदीक है सन के। एन इज स्मॉलर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जितना पास होगा उतनी रेडियस कम, और जितना एन की वैल्यू पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, अरे सर ये तो कॉमन सेंस है कि जितनी दूर जाते जाओगे उतना रेडियस बढ़ता जाएगा। तो पहले वाले ऑर्बिट में मरकरी घूम रही है, तो अर्थ सन के बहुत नजदीक होगी, रेडियस बहुत कम होगी। रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, पर रेडियस डायरेक्टली नहीं, स्क्वायर है डायरेक्टली के। तो आप आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और सर वेलोसिटी का उल्टा कॉन्सेप्ट है, वो 88 दिन का कॉन्सेप्ट याद रखना कि वेलोसिटी मतलब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाने में उसको 88 दिन लगते हैं, और उसको कई सालों लग जाते हैं, 300-400 साल लग जाते हैं। अब बेटा लाइव वाले बच्चे जरा बताएं, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, बताएं जरा, एनी यस डाउट? सर। ओके फाइन। तो बेटे अभी इसको कंटिन्यू रखें, कल शुरू करें? मतलब मैं ये चाह रहा हूँ, कल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 2-3 पीरियड लगातार ले लूंगा। जरा बताएं, अभी कंटिन्यू करना है या फिर कल शुरू करें? पूछ लेते हैं, मेरा भी पीरियड है ना। जरा लाइव वाले बच्चे बताएं, अभी कंटिन्यू करना है या फिर अगले कल शुरू करें? प्लीज टेल मी। यस प्रांची, भूमि, नेहा, टेल मी। बेटा बताते नहीं है आप लोग, बताएं। योर ठीक है, मेरी चॉइस है। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। मैं एक बार पंकज सर से बात कर लेता हूँ, ठीक है? बैठो भी। पंकज सर, आपका पीरियड है? हाँ मैं पूछ रहा हूँ फिर भी। हाँ। आप 10th में ले लोगे मेरा पीरियड? 10th गर्ल्स, गर्ल्स। अच्छा, ये मैं ले ले रहा हूँ मैथ वाला। हाँ मैडम है, अब मैम से पूछिए पूछाइए आप ले लेना। मैम से पूछिए पूछाइए आप ले लेना, है ना? ठीक है बच्चे,
दो ही बच्चे हैं ना लाइव, पर मेरे को पढ़ाना है तो मैं पढ़ा लेता हूँ। अच्छा है ना। तो